मौसम बदल रहा है दोस्तों। क्या आपको भी मौसम बदलने के दौरान सांस लेने में तकलीफ़ होती है? क्या आपको भी अगर सर्दी का एनवायरनमेंट अचानक से आ जाता है या फिर ठंडी हवाएं चलती है तो सांस लेने में दिक्कत आती है? या मैं कहूँ सिंपल सी भाषा में कि आपको अस्थमा तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मेडिकल अड्डा में, जहाँ पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। अस्थमा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो सांस लेने का जो पूरा तंत्र है उसके अंदर में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है उसके फलस्वरूप जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को हम अस्थमा कहते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर में छोटे छोटे ब्रोंकाइज और उनसे भी छोटे एल्वेलाइज होते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल मैं दूं तो आपको याद होगा, हम बचपन में जो ड्राइंग बनाते हैं तो एक पेड़ का चित्र बनाते हैं जिसके अंदर एक स्टेम होती है और वहाँ पे जाके दो डालियाँ बन जाती है यानी ब्रांचेस बन जाती है। अगर सेम उसी एग्जाम्पल को देखें और उस ट्री को अगर उल्टा कर दें तो फिर वो उल्टा वाला पेड़ ही हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम मान सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये पूरा एरिया होता है, उसके बाद में दो ब्रांचेज, जो पेड़ की शाखाएं जो मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही दो ब्रांचेज चेंज हो जाती हैं और उन ब्रांचेज में अगर मैं बोलूँ तो छोटी छोटी डालियाँ होती है, उनको हम ब्रोंकाइस बोल सकते हैं और उन डालियों पे अगर पत्ते हैं तो उन पत्तों को हम एल्वेलाई बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे एक सिंपल सी भाषा में पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आप समझ सकते हैं। तो अब होता क्या है दोस्तों, अस्थमा की कंडीशन में जैसे देखिए दोस्तों, समझने की बात है, जैसे चुई मुई के पेट को टच करते ही वो सिकुड़ जाती है, वैसे ही बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलाई जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पोल्यूशन वाले एरिया में जाते हो तो पोल्यूटेंट्स आपके अंदर में आ रहे हैं, या किन लोगों को जैसे विशेष प्रकार की जो एयर होती है या स्मेल होती है, ओडोर होती है, कोई सेंट हाई लेवल का लगाते हैं तो वो सभी ट्रिगर करते हैं। तो जब भी एक स्टिमुलाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है और ब्रोंकाइस को इफेक्ट करता है तो वो वहाँ से सिकुड़ जाती है, उसको हम ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, जो हमारा सांस लेने का जो तंत्र है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के जैसा महसूस होता है। तो इसी कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। लेकिन ये अगर कभी कभार हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये अगर बार बार परसिस्टेंट हो रहा है, साल में 4 बार 5 बार एपिसोड आते हैं, एपिसोड भी ऐसे नहीं है, हो सकता है 2 मिनट 5 मिनट का एपिसोड रहे या फिर काफ़ी देर तक भी चले, तो ये कंडीशन अगर ज़्यादा टाइम होती है तो इसको फिर हम स्टेटस अस्थमैटिकस की कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में भी अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हो जाते हैं। ये अस्थमा का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पहलू है। तो अस्थमा क्या है, कैसे होता है, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, या इन सभी के बारे में आने वाले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आगे भी अस्थमा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अस्थमा की कंडीशन मैंने आपको बताई है, अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में। अस्थमा के कोजेज या इसको ट्रिगर करने वाले बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं और इन सभी स्टिमुलाइज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे नंबर 1 है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि ह्यूमिडिटी अगर चेंज होती है, ड्राई एयर होती है तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रिगर कर सकती है और अस्थमा की कंडीशन डेवलप कर सकती है। या फिर कोल्ड टेम्परेचर, अचानक से टेम्परेचर चेंज हुआ है, आपको कोल्ड एयर में अगर आप गए हो तो वहाँ से भी आपको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है।
दूसरा मेन कोज है वातावरण में उपस्थित बहुत सारे पोल्यूटेंट्स। जी हाँ दोस्तों, पोल्यूटेंट्स में चाहे वो सिगरेट का स्मोक हो या फिर इंडस्ट्री से निकला हुआ स्मोक हो या फिर मैं कहूँ फॉर्मल्डिहाइड वाला हो, ऐसे सभी जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो अस्थमा को बहुत हाई लेवल पर ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैं कहूँ तो स्ट्रॉन्ग ओडोर्स हो गई, बहुत हाई लेवल की बदबू है, या फिर कुछ लोगों को आपने देखा होगा हाई लेवल का सेंट लगाते हैं, हाई लेवल की स्मेल आती है, तो कुछ लोगों का अस्थमा इससे भी ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर का फैक्टर होता है एलर्जेन इनहेल। दोस्तों आपने पिछले साल की ऑस्कर विजेता पिक्चर द पैरासाइट तो आपने देखी ही होगी। उसमें आपने देखा होगा जो मूवी के पात्र है वो उस घर में सेटल होने के लिए उस घर के मेड को, जिस घर में वो सेटल होना चाहते हैं उस घर के मेड को हटाना, अपने रास्ते से हटाते हैं। उसके लिए उनको जब पता चलता है कि इस मेड को एक स्पेसिफिक फूड से एलर्जी है तो वो उसी फूड को लाके उसकी बॉडी पे रखते हैं और वो जैसे ही उस एलर्जन को इनहेल करती है तो उसको इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको अस्थमा का अटैक आता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाती है और जो मूवी के पात्र है उसको ट्यूबरकुलोसिस घोषित करवा के उस घर से निकाल देते हैं। तो वो मूवी में दिखाने वाली कोई फिक्शनल घटना नहीं है, ऐसा रियल में होता है। बहुत से लोगों को जैसे स्ट्रॉन्ग बदबू मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा जैसे फेदर्स होते हैं, छोटे छोटे जानवरों के पंख होते हैं या पार्टिकल्स उड़ने वाले होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक खाने से ही उनको एलर्जी होती है, वो सब भी अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा मैं कहूँ तो इन्फेक्शन मेन कोज हो सकता है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कुछ मेडिकेशंस होती है जैसे एस्प्रिन वगैरह हो गई, NSAID हो गई, उनको लेने से भी बहुत सारे लोगों को अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस और इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं ना वो भी बहुत हाई लेवल पे ट्रिगर करते हैं। अगर कोई बंदा बहुत ही हाई लेवल की स्ट्रेस में चला जाता है तो उसका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। और आप सीरियल्स में तो देखते हैं या तो खुशी की बात हो या गम की बात हो, यानी कि मैं कहूँ इमोशनल अनस्टेबल अगर कोई बंदा होता है तो वो भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। अब बात करते हैं अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। कैसे पहचानेंगे या अर्ली डायग्नोसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर मरीज को अस्थमा का अटैक आया है, अस्थमा है। इसके लिए हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि उसको ब्रीथलेसनेस की शिकायत होगी, यानी कि उसको सांस नहीं आ रहा होगा। ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है तो दोस्तों सांस कहाँ से आएगा। इसके अलावा रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग रहेंगे, मुंह से जब वो सांस लेता है या बाहर निकालता है तो एक अलग प्रकार की आवाज़ आती है जो नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान लेता है तो उसको फील नहीं होती है, हमें सुनाई नहीं देती है। इसके अलावा उसकी छाती ऐसे बिल्कुल भरी भरी सी लगती है, टाइटनेस आई हुई रहती है। इसके अलावा कफ प्रेजेंट हो सकता है, मेनली कफ नाइट में सोते समय या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, स्पेशली सर्दियों के दिनों में तो ये बहुत ही हाई रूप में हो जाता है। अस्थमा का अटैक सडन या फिर ग्रेजुअली हो सकता है और ये अटैक कुछ मिनटों से लेके बहुत लंबे टाइम तक, घंटों तक भी ये रह सकता है जब तक कि इसका ट्रीटमेंट ना मिले। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। अस्थमा हुआ है तो इसको किस प्रकार से डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम रेस्पिरेटरी इंडिकेटर्स ही देखेंगे। अस्थमा की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम स्पायरोमेट्री में हमें पता चलेगा कि एक्सपायरेटरी जो प्रेशर है वो कम हो चुका होता है। इसके अलावा जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। इसके अलावा रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं स्पायरोमीटर का यूज, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे वो इफेक्ट करता है, तो इसका कंप्लीट डेमो वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। आप इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा सेकेंड हम ब्लड गैस एनालिसिस देख सकते हैं। ब्लड गैस एनालिसिस में PCO2 बढ़ी हुई आएगी। इसके अलावा एसिडोसिस की कंडीशन भी शो होगी। इसके अलावा हाइपोक्सिया की कंडीशन भी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे में भी लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन दिखाई देगा और साथ ही साथ हम ब्रीथ साउंड को भी अस्कल्टेट करेंगे तो उसमें भी व्हीजिंग साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देगा। तो इन सभी चीज़ों से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर मरीज अस्थमा का अटैक है या इसको अस्थमा हुआ और इसका एपिसोड आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एडमिनिस्टर करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स को। जो ब्रोंकोस्पाज्म हो गया उनको रिलैक्स करने के लिए, एलुलाइज को ओपन करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अगर ट्रिगर्ड है, जैसे मान लीजिए कि उसको किसी स्पेसिफिक पोल्यूटेंट से ही ये
अस्थमा का एपिसोड हुआ है तो उसके लिए हमें उस ट्रिगर वाली चीज़ को दूर करते हैं। साथ ही साथ हम न्यूबलाइजेशन का भी सहारा लेते हैं। कुछ हायर केसेस में या प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन में हम स्टेरॉइड्स का भी यूज करते हैं। दोस्तों, पेशेंट अगर अस्थमा का आपके पास में आया है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन अस्थमा के एपिसोड में गया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को हम देखेंगे। अगर बिल्कुल एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में अगर वो है तो उसको हम इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर में सेटल करेंगे। एक बार सेटल हो जाने के बाद में हम उससे प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसका ऑक्यूपेशन के बारे में पूछताछ करेंगे, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे, उससे ये भी पता करेंगे कि किसी स्पेसिफिक ड्रग से आपको एलर्जी तो नहीं है, किसी पोल्यूटेंट से आपको तो एलर्जी तो नहीं है। उन सभी ट्रिगर वाले या स्टिमुलाइज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम उसके रेस्पिरेटरी रेट को या फिर रेस्पिरेटरी डेप्थ को हम असेस करेंगे और इसके अलावा उसकी एबीजी की रिपोर्ट, जो ब्लड गैस एनालिसिस की रिपोर्ट है, उसको भी हम मॉनिटर करेंगे और इसके ब्रीथिंग पैटर्न को भी चेक करेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं, या फिर पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, यानी कि देखिए जो लिप्स से बाहर की तरफ निकालते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग तो नहीं हो रही है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी फेज में तो नहीं है, या मैं कहूँ नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं है। इसके लिए हम क्लोजली ब्रीथिंग पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे। और फाइनली डॉक्टर्स की एडवाइस के अनुसार ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर ज़रूरत पड़ने पे स्टेरॉइड्स को भी हम एडमिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा अगर हमें पता चलता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें अगर कफ भरा हुआ है, तो हम उसके लिए उसकी सक्शनिंग भी करेंगे और साथ ही साथ स्पुटम की भी जांच के लिए भेज देंगे, थिक है या नहीं ऐसा है। और इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति को ओरल फ्लूइड इनटेक करने के लिए हम एनकरेज करेंगे ताकि जो भी उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जो भी कफ वगैरह है, थिक वाला है, वो पतला होकर निकल सके। इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर लगा। तो ये सभी मैनेजमेंट करके हम एक अस्थमा के एपिसोड में या अस्थमेटिक अटैक में आए हुए पेशेंट या मैं कहूँ पीड़ित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द रिलैक्स कर सकते हैं, उसको अच्छी इफेक्टिव ट्रीटमेंट और एक केयर दे सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो के ऊपर में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो इसका कंप्लीट मेडिकल मैनेजमेंट, मैं इसके लिए भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि न्यूबलाइजेशन कैसे होता है, न्यूबलाइजर के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल भी मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना अस्थमा के बारे में कि अस्थमा कैसे होता है, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रिगर्ड फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है, कैसे हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट भी आपने आज की वीडियो में जाना है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर मेडिकल वर्ल्ड से रिलेटेड ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में आप अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक इस वीडियो में आप बने हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का बटन लिखा हुआ है उसमें हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। बाय बाय।